गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन बात करते हैं एल्किनों का आपेक्षिक स्थायित्व, रिएक्टिव स्टेबिलिटी ऑफ एल्किन्स। ठीक है, इस पर अपना आगे बात करेंगे कि जो लास्ट वीडियो था उसमें आपको बताया था कि भाई जो एल्किन होती है उस एल्किन में एक सिग्मा और एक क्या होता है, पाई बॉन्ड होता है। ठीक है, और ये आपको पता ही है कि सिग्मा बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है और पाई बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है। ठीक है ना, कि सिग्मा बॉन्ड तो क्या है कि एक्सियल यानी कि अक्षीय ओवरलैपिंग से होती है, जबकि जो पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन क्या होता है कि ऑर्बिटल के बिटवीन क्या होता है पार्श्वीय या अपन क्या बोलते हैं लेटरल। ठीक है ना, ओवरलैपिंग से ये बॉन्ड फॉर्म होते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है कि भी आपको दूसरी बात क्या की थी कि इसमें कार्बन एटम जो होता है एल्किन में, ठीक है, वो क्या होते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में होते हैं, संकरित अवस्था में होते हैं। ठीक है, तो इसकी जो स्ट्रक्चर है यानी कि जो शेप है, सॉरी, ठीक है, वो शेप क्या होती है, प्लेनर होती है यानी कि समतलीय होती है। ठीक है, इसके बाद क्या बात की अपन ने कि इन पाई इलेक्ट्रॉन के रीजन से क्या होता है कि एल्किन्स के मॉलिक्यूल क्या हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच हो जाते हैं, और जो क्या है कि इलेक्ट्रॉन न्यून यानी कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। मीन कहने का यहाँ पर क्या है कि इलेक्ट्रोफाइल को ये अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है ना, यानी कि इलेक्ट्रोधनी जो होगी वो क्या होती, सॉरी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज को। ठीक है ना, इसके बाद जो बात की कि भी एल्कीन क्या है कि हाइड्रोजन के साथ एडिशन रिएक्शन करती है। ठीक है ना, और क्या बनाती है, एल्केन। और जब ये एल्केन का फॉर्मेशन होता है तो ये एक एक्जोथर्मिक यानी कि उष्माक्षेपी प्रकार की अभिक्रिया होती है। ठीक है, तो अब इसमें दूसरी बात थी अपनी हीट ऑफ हाइड्रेशन, यानी कि एक मोल एल्कीन के हाइड्रोजनेशन में उत्पन्न हुई उष्मा को क्या कहते हैं, हाइड्रोजनीकरण उष्मा या हीट ऑफ हाइड्रेशन कहते हैं। ठीक है, फिर अपने एक एग्जांपल दिया था कि भाई ये इसमें क्या होता है कि इतनी एनर्जी यानी कि 32.8 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी यहाँ पर क्या होती है, रिलीज होती है। ठीक है, ये इसकी क्या है कि एल्कीन के हाइड्रेशन की क्या है, हीट ऑफ हाइड्रेशन यानी कि हाइड्रोजनीकरण उष्मा है। ठीक है, यहाँ तक अपनी बात कल की वीडियो में हो चुकी थी। अब इसके आगे जब बात करते हैं अपन, तो इसमें क्या है कि जब अपन किसी एल्कीन का क्या कराते हैं, एल्कीन के लिए अगर अपन क्या है कि जो हीट ऑफ हाइड्रेशन यानी कि हाइड्रोजनीकरण उष्मा है उसका मान जितना अधिक होगा, यानी कि ये वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, वह एल्कीन उतनी ही क्या हो जाती है, अस्थायी हो जाती है, अनस्टेबल हो जाती है। कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि जब आप एल्कीन का हाइड्रेशन करते हैं और हाइड्रेशन करने पर क्या है कि जो यहाँ पर हीट ऑफ हाइड्रोजाइजेशन या अपन क्या बोले हाइड्रोजनीकरण उष्मा जितनी ज़्यादा मुक्त होती है, मतलब क्या है कि वो एल्कीन उतनी ही क्या थी, अनस्टेबल थी यानी कि अस्थायी थी। ठीक है ना, जैसे अपन यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं कि वन ब्यूटीन। ठीक है, तो वन ब्यूटीन के हाइड्रोजनेशन जो है, सॉरी, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है, उसकी वैल्यू क्या होती है, 30.3 किलो कैलोरी पर मोल होती है। ठीक है, जबकि जो अपने एल्कीन है यहाँ पर दूसरी कौन सी लें कि सिस और ट्रांस। ठीक है ना, सिस और ट्रांस यानी कि आप कौन सी लेंगे, ब्यूटीन वाली ही लेंगे, लेकिन कौन सी लें अपन, सिस और ट्रांस वाली की बात करें, टू ब्यूटीन की। ठीक है, तो इनमें क्या है कि इनकी जो वैल्यू होती है, तो ट्रांस की तो क्या होती है, 28.6 होती है, जबकि जो सिस है, सिस टू ब्यूटीन है, उसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, इसमें 27.6 होती है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि भी अपन क्या इससे क्या बात होती है अपनी कि टू ब्यूटीन में जो सिस, ठीक है, सिस की अपेक्षा यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर 1 किलो कैलोरी कम ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा अभी मैं बताता हूँ, सॉरी राइट करते हैं, उससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा। मैं ऐसे तो बोलता रहूँगा, बोलने से कोई ज़्यादा बेनिफिट दिख नहीं रहा मुझे। देखिए यहाँ पर अपन ने क्या बात की आगे, इससे आगे क्या बात है किसी एल्कीन एल्कीन के लिए हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन
हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का मान यानी कि वैल्यू, मान जितना अधिक होगा, जितना अधिक होगा, यानी कि ये क्या है कि ये वैल्यू क्या होगी, मोर होती जाएगी यानी कि बढ़ती जाएगी, होगा, अधिक होगा, वह एल्किन उतनी ही अधिक स्थायी होगी, अस्थायी सॉरी, अनस्टेबल। अनस्टेबल होगी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर अपन लेते हैं कि वन ब्यूटीन की हीट ऑफ हाइड्रेशन, सॉरी हाइड्रेशन नहीं, हाइड्रोजनेशन, ठीक है, हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजनेशन यानी कि डेल एच, ठीक है, क्या होगी यहाँ पर 30.33 किलो कैलोरी पर मोल है, जबकि सिस व ट्रांस टू ब्यूटीन की डेल एच वैल्यू क्या है, रेस्पेक्टिवली यानी क्रमशः क्या है 28.6 एंड 27.6 किलो कैलोरी पर मोल होती है। ठीक है, यहाँ पर अपने रिएक्शन बताते हैं, तो 1 ब्यूटीन CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, इसका हाइड्रोजनेशन, ठीक है, और यहाँ पर क्या फॉर्म हो जाएगी ब्यूटेन CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है। तो यहाँ पर डेल एच की वैल्यू यहाँ पर क्या है 30.3 किलो कैलोरी पर मोल, ठीक है। इसी तरह से अपन यहाँ पर सिस और ट्रांस लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर 2 ब्यूटीन, ये तो ले लिया अपन ने सिस, क्या ले ली सिस, ठीक है। अभी सिस ब्यूटीन में इसका हाइड्रोजनेशन करते हैं अपन, तो इसमें क्या होगी भाई, फॉर्म तो क्या होनी है ब्यूटीन ही फॉर्म होती है, सॉरी ब्यूटेन ही फॉर्म होनी है, और इसके लिए जो डेल एच की वैल्यू है वो क्या है -28.6 किलो कैलोरी पर मोल है, ठीक है। ऐसे ही अपन क्या लेते हैं 2 ब्यूटीन, कौन सी लेते हैं ट्रांस, ये तो कौन सी है सिस, अब लेते हैं अपन ट्रांस CH3H डबल बॉन्ड CH3, ये कौन सी हो गई ट्रांस, ठीक है। अब इसका हाइड्रोजनेशन करते हैं,
तो आपको फॉर्म होगी ब्यूटेन, और यहाँ पर डेल एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्या है 27.6 किलो कैलोरी पर मोल, ये वैल्यू है। अब देखो यहाँ पर क्या है कि ये जो एनर्जी डिफरेंस है, अगर इसको अपने किसी ग्राफ से, यानी कि एक ग्राफ से इसको रिप्रेजेंट करें, तो इसको आप कैसे करेंगे, ठीक है। यहाँ तो आएगी नहीं, तो नेक्स्ट पेज पे फॉर्म करनी पड़ेगी ग्राफ, ठीक है। ठीक, ये यहाँ पर क्या है, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, और इधर क्या है पोटेंशियल एनर्जी पीई, यानी कि स्थितिज ऊर्जा। ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि भाई सबकी अगर वैल्यू की बात करें, तो देखो अपनी क्या ले रहे हैं यहाँ पर, एक तो लिए अपन ने 1 ब्यूटीन, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। इससे फिर अपन ने ली कौन सी, यहाँ पर सिस 2 ब्यूटीन, ठीक। और फिर अपन ने ली यहाँ पर ट्रांस, ठीक है, फिर अपन ने ले ली यहाँ पर ट्रांस। ठीक है, ये कौन सी होगी, ट्रांस ब्यूटीन। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि इनके बिटवीन एनर्जी डिफरेंस, भाई यहाँ क्या है कि इसकी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है कि इसके लिए क्या है कि वैल्यू थी, यहाँ से यहाँ तक जो एनर्जी डिफरेंस है, भाई इन सब से क्या फॉर्म होगी, यहाँ पर ब्यूटेन फॉर्म होती है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बात है कि इनमें जो एनर्जी डिफरेंस है, यानी कि सिस जो 2 ब्यूटीन और 1 ब्यूटीन के, इनमें जो एनर्जी डिफरेंस है वो कितना है, 1.7 है, कितना है 1.7 किलो कैलोरी पर मोल का डिफरेंस है दोनों में, ठीक है ना। भी आपको पता है इसमें क्या वैल्यू होती है, 33, इसके लिए है, चलो पूरा ही लिख देते हैं। इसकी जो वैल्यू है यहाँ पर वो क्या है 28, डेल एच की वैल्यू इसके लिए 28.6 किलो कैलोरी पर मोल, और इसके जो वैल्यू है वो क्या है 27.6 किलो कैलोरी पर मोल। यहाँ पर जो माइनस चिन्ह लगा रहे हैं ना, ये मत समझना कि माइनस में एनर्जी है, यहाँ पर ये क्या है कि जो यहाँ पर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की बात करते हैं तो उसके साथ बात होती है कि ये रिएक्टेंट में फ्री हो रही है, ये प्रोडक्ट से फ्री हो रही है, तो उसके अकॉर्डिंग आप प्लस माइनस लगाते हैं यहाँ पर, ये ठीक है ना। कभी आप वैसे समझ रहे हो भाई वो माइनस में लिखा था, यहाँ वैसे लिख रहे हैं सर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि अब इनमें भाई इस बेस पर इन दोनों में एनर्जी डिस्टेंस कितना हुआ डिफरेंस 1.7 का। अब क्या है कि जो सिस और जो ट्रांस एल्किन है, ठीक है ना, यानी कि ये जो 2 ब्यूटीन है, इनके बिटवीन जो एनर्जी डिफरेंस है वो कितना है 2.7, ये कितना है 2.7 किलो कैलोरी पर मोल,
ठीक है ना। यानी कि इस पे आप, ये तो मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, चाहे तो आप यहाँ एरो के साथ ये एनर्जी आप नोट कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर आप 30.3 इसके साथ आप इसकी वैल्यू और इसके साथ ये वैल्यू यहाँ पर राइट कर सकते हैं। तो ये इनके बिटवीन क्या है कि एक ग्राफ ड्रॉ किया अपन ने। तो अब क्या है कि इससे अपन क्या कहते हैं कि भाई एनर्जी जो डिफरेंस आ रहा है कि वो क्या आता है कि ट्रांस टू ब्यूटीन, भाई इससे अपन रिजल्ट बता रहे हैं ना भाई एनर्जी डिफरेंस, यानी कि एनर्जी के एक वो से अपन क्या है कि इनकी स्टेबिलिटी बात करते हैं। तो ट्रांस टू ब्यूटीन, ब्यूटीन सिस टू ब्यूटीन की अपेक्षा यानी कि कंपेयर, ठीक है ना, की अपेक्षा 1 किलो कैलोरी लगभग है, ठीक है ना, 1 किलो कैलोरी पर मोल अधिक स्थायी है। ठीक है, अधिक स्थायी है। ठीक इसी तरह से आप 1 ब्यूटीन और सिस और ट्रांस के लिए बात करें, तथा 1 ब्यूटीन व 2 ब्यूटीन्स, यानी कि यहां पर क्या है सिस और ट्रांस दोनों मिक्स है, दोनों के लिए बात कर रहे हैं कंपेयर, ठीक है ना। 2 ब्यूटीन से क्या है कि 2.7 एंड 1.7 क्रम्स है, ठीक है। 7 किलो कैलोरी पर मोल कम स्थायी है, कम यानी कि लेस स्टेबल, ठीक है ना, कम स्थायी यानी कि लेस स्टेबल, ठीक है। अब यहां पर देखो मेन बात अपनी रिजल्ट क्या निकल के आता है कि भाई अपन ये कह सकते हैं कि जिस एल्किन में द्विबंधित जो कार्बन परमाणु यानी कि डबल बॉन्डेड जो कार्बन एटम्स हैं पर जुड़े हुए एल्किल समूह की संख्या अगर इंक्रीज होती है तो उसके डेल एच का मान उतना ही कम हो जाता है। यानी कि नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप इंक्रीज होने पर इनके क्या है कि जो डेल एच यानी कि हीट ऑफ हाइड्रेशन है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। अर्थात यहाँ पर क्या बात होती है कि वह एल्किन क्या होगी उतनी ही अधिक स्थायी होगी, यानी कि डेल एच की वैल्यू जैसे जैसे डिक्रीज होगी वो क्या होती जाएगी, स्टेबल होती जाएगी, ठीक है। तो इनके स्थायित्व का क्रम क्या होगा वो भी बता देता हूं अभी आपको, स्टेबिलिटी ऑर्डर, ठीक है ना। एल्कीन में डबल बॉन्डेड द्विबंधित, ठीक है ना, कार्बन एटम डबल बॉन्डेड द्विबंधित, ठीक है ना, डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पर अटैच एल्किल ग्रुप की संख्या या नंबर्स, ठीक है, इंक्रीज यानी कि बढ़ने पर क्या हो जाती है, डेल एच का मान डिक्रीज हो जाता है,
कम हो जाता है। ठीक है, अर्थात एल्कीन की स्टेबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। इंक्रीज होती है। ठीक है ना, समझ गए लाइन का मतलब कि भाई जो द्विबंधित कार्बन परमाणु अगर उन पर क्या है कि एल्किल नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप से इंक्रीज होते हैं, बढ़ते हैं, तो डेल एच का मान क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। यहाँ पर ये बात यही बता रहे हैं। ठीक है ना, कि जो आपने ये ग्राफ बनाई है, इस ग्राफ में क्या हुआ है कि देखो यहाँ पर द्विबंधित कार्बन से क्या है कि एक ही एल्किल ग्रुप अटैच है, बट यहाँ पर क्या है कि 2 एल्किल ग्रुप हो गए, तो इनकी क्या है कि डेल एच की वैल्यू इसके कंपेयर क्या होगी, कम होगी। तो सिस और ट्रांस का बात नहीं कर रहे अपन, ओनली यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं 2 ब्यूटीन से। ठीक है, तो यहाँ पर एल्किल ग्रुप क्या हो गए, 2 हो गए, तो उस कंडीशन में क्या हो गई कि डेल एच की वैल्यू डिक्रीज हुई है। तो बात क्या है कि जैसे जैसे क्या है कि ये वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी, मेन यहाँ पर क्या है कि इसकी स्टेबिलिटी यानी कि एल्किन की स्टेबिलिटी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है ना, तो अब क्या है कि एल्किनों का यहाँ पर क्या है स्टेबिलिटी ऑर्डर स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ एल्किन्स। ठीक है, इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है कि भाई यहाँ पर आपने नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप आप इंक्रीज करेंगे तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है ना, यानी कि डेल एच की वैल्यू इसके लिए सबसे कम होगी, यानी कि 2 एल्किल ग्रुप हैं इस पर, दोनों पर 2 मैक्सिमम 2 ही अटैच हो सकते हैं। ठीक है, ग्रेटर देन, अब आप यहाँ पर एल्किल ग्रुप डिक्रीज करते आ जाओ, डबल बॉन्ड CHR, अब इस पर 3 हो गए, फिर आप 2 कर देना यहाँ पर RCH डबल बॉन्ड CHR, फिर क्या कर देगा अब इसमें यहाँ पर क्या है कि सिस और ट्रांस भी रहेगा, तो ये किसके लिए रहेगा, ये ट्रांस है। ठीक है, दूसरी किसकी हो जाएगी, अगली नेक्स्ट कौन सी आ जाएगी, सिस, RCH डबल बॉन्ड R, ये कौन सी ले ली अपन ने, सिस। फिर इसके बाद आपको कौन सी आ जाएगी, R2C डबल बॉन्ड CH2। अब ये क्या है कि यहाँ पर सॉरी ग्रेटर देन का नहीं, लगभग इक्वल, ये लगाते ना सिंबल अपन, ये थोड़ा सा इस तरह से कि लगभग इक्वल है। ठीक है ना, तो ये इसके इक्वल में रहेगा, यहाँ पर ये चिन्ह आपको लगाना है। ठीक है ना, ग्रेटर देन और इसका नहीं लगाना है, यहाँ बना देता हूँ। ठीक है, इसके बाद कौन सा आएगा, RCH डबल बॉन्ड CH2, इस पर एक एल्किल ग्रुप और सबसे कम क्या रहेगी, एथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो ये इनका क्या है डिक्रीजिंग ऑर्डर है, ये घटता हुआ क्रम इनकी एनर्जी का, यानी कि स्टेबिलिटी का, एनर्जी का नहीं सॉरी स्टेबिलिटी का। ठीक है, अब इसके बाद जो आती है एल्किनों के स्थायित्व। ठीक है ना, तो इस पर अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू।